And this is because we are on the way to becoming Vishwa Guru. And let me tell you, nobody can stop us. And why? Because of youth like you. आप लोग देश का भविष्य हैं. Agreed? आप लोग हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे. ये वाली जो जनरेशन है उन्होंने जस्ट एक फाउंडेशन ले की है. बहुत लंबा रास्ता है. It's not so easy, let me tell you. It's quite tough, but we are totally on the way. बहुत बढ़िया चल रही है इस समय पूरी की पूरी स्थिति. युवाओं ने राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की सुरक्षा में सदैव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आज का जो विषय है वो भी है रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, कि युवाओं की राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका होनी चाहिए. ये मेरा आज चर्चा का विषय है. पुरातन काल से, आदिकाल से युवाओं ने एक बहुत अद्वितीय, अनुकरणीय, अतुलनीय योगदान राष्ट्र के निर्माण में दिया है. आज मैं दो युवाओं के बारे में बात करूंगा यहाँ पर. स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस. दोनों अलग अलग फील्ड से हैं. स्वामी विवेकानंद अध्यात्म के फील्ड से हैं. नेताजी स्वतंत्रता संग्राम और समझिए एक सैनिक के रूप में उनका साहस और शौर्य की गाथाएं हम सब ने सुनी है. You're not just any other ordinary generation which is born on this great land called भारत. हर साल पीढ़ी आती है, हर साल नए क्लास आते हैं, हर 10-12 साल में एक नई नई पीढ़ी आती रहती है. You are a special damn generation, I'm telling you why. भारत के अनादिकालीन कालखंड में सदैव जो है कुछ वर्षों के बाद एक ऐसी अनादिकालीन इतिहास में एक कालखंड आता है बीच बीच में जहां पर इस देश की नियति का निर्धारण होना होता है. हर बार जब भी ऐसा वो कालखंड आता है, तत्कालीन जो पीढ़ी होती है जिसके हाथ में इस देश की बागडोर होती है, वो निर्णय करती है कि इस देश की नियति क्या होगी. पिछली बार वो सबसे महत्वपूर्ण कालखंड था जब ये देश अपने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहा था. उस समय भी कुछ लोग इस देश का सौभाग्य बन गए और कुछ लोग इस देश का दुर्भाग्य बना. उसके बाद का जो सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष रथ कालखंड आने वाला है, वैसे तो वो प्रारंभ हो चुका है हमारी पीढ़ी के साथ साथ, लेकिन ये खेल जब अपने फाइनल ओवर्स में होगा, 3 ओवर 40 रन 2 विकेट, उस वाली स्थिति में जब होगा तब आप इस मैदान पे होंगे, तब आप लोग मैदान पे होंगे. जीत या हार आपके हाथ में होंगे. इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी गेम, लेट मी टेल यू दैट. तो आप समझ लीजिए कि हर 70, 80, 100, 150, 200 वर्षों के बाद बीच में ये कालखंड आता है और उस समय जो पीढ़ी होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है. एंड यू आर दैट जनरेशन व्हिच इज गोइंग टू टेक द चार्ज ऑफ दिस कंट्री इन वन ऑफ इट्स मोस्ट क्रूशियल मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड. लेट दैट सिंक इन. इस 3 दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ उपस्थित इंदौर के परिचय की पर्याय, जिन्होंने कई अच्छे स्टूडेंट्स को तैयार करने का काम किया, ऐसी सुचित्रा हरमलकर मैडम, इंदौर में शिक्षा को सही अर्थों में पहचान दिलाने वाले, और उसका एक उदाहरण है ये स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. जहाँ इंदौर में परफॉर्मिंग आर्ट्स के और कोई कॉलेज नहीं है, वहाँ इंदौर पब्लिक स्कूल और इंदौर पब्लिक IPS एकेडमी के माध्यम से देश को कई होनहार स्टूडेंट्स देने वाले. एक का उदाहरण मैं ज़रूर दूंगा आपके कॉलेज की. फायर ब्रांच जब आपने शुरू की थी तब सब लोग हंसते थे कि ये कौन सी ब्रांच ले आए चौधरी साहब, लेकिन आज उस फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स गगनयान, चंद्रयान और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इंदौर की तरफ से काम कर रहे हैं. तो इस विजन के साथ IPS ने इंदौर में काम किया. ऐसे अजल चौधरी जी, योगेंद्र जैन जी, हमारी झोकरकर ताई और संस्कार भारती के सब पदाधिकारी, और इस कार्यशाला में प्रतिभागी होने वाले छात्र छात्राएं, दोस्त, नौजवान साथी. ये कला संगीत ये एक ऐसी विधा है जो भगवान के आशीर्वाद से ही इसके प्रति आकर्षण भी होता है, इसके प्रति लगाव भी होता है और इसको समझने की बुद्धि भी आती है. मुझे लगता है कि इंदौर में धीरे धीरे नृत्य को लेकर बहुत माहौल बदल रहा है. बहुत सारे सीखने वाले भी और बहुत सारे सिखाने वाले भी हो गए हैं. तो ऐसे इसमें IPS एकेडमी की ये 4थी वर्कशॉप है. मुझे लगता है किसी भी चीज़ को शुरू करना बहुत आसान होता है, परंतु उसको सातत्यता उसकी बनाए रखना, निरंतरता बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है. तो ये 4थी वर्कशॉप है और 3 उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक की है. तो ये 4थी वर्कशॉप भी बहुत सफल होगी. जो सीखने वाले बच्चे आए हैं, जो वो चाहते हैं कुछ सीखना उनको मिले, मैं आशा करती हूँ कि
कि मैं उनको कुछ ऐसा दे पाऊंगी जिससे कि उनके कोश में, नृत्य कोश में जो वो सीख रहे हैं उसमें वृद्धि होगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और फिर से एक बार एकेडमी का आभार। To the mathematics in special because I belong to that field. I would say luckily, not because it is called the queen of all subjects, because it is that tool. It is that tool without which you cannot work with your equipments. आपको नट बोल्ट भी कसना है तो एक पेज चाहिए ना, किसी में फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर चाहिए, किसी में ऑर्डिनरी चाहिए, किसी में वो सुअर टाइप की चीज चाहिए। तो जब तक आपको ये टूल्स इस्तेमाल करने नहीं आएंगे, मीनिंग देयर बाय जब तक आपको मैथमेटिक्स की डिफरेंट विधाओं का ज्ञान नहीं होगा, डिफरेंट मेथड्स का ज्ञान नहीं होगा, आप मैथमेटिक्स को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसकी खूबसूरती नहीं समझ सकते। छोटी सी बात है, एक छोटा सा ऑर्डिनरी स्क्रू ड्राइवर और फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, वो जिसमें 4 चौंच होती है, 4 चौंच वाला फिलिप्स वाले ही नट को खोल सकता है। तो इसलिए जो आपके मैथमेटिक्स लगती है, कृपया उस मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड जानें। आपको फेम होनी चाहिए, क्यों लगा, जब तक इसके 4 उसमें नहीं जाके चलेंगे आप नहीं खोल सकते। सो आप मैथमेटिक्स को खाली क्वीन की तरह मत देखिए, एम्प्रेस की तरह देखिए। ये वो एम्प्रेस है जो कि सारे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को भी चलाती है और वो क्वीन का भी काम करती है। क्वीन तो ज़्यादातर डेकोरेटिव होती है ना। भगवत गीता में जो लिखा है उसमें सबसे बड़ा सबक कर्म और संयम, और उससे पहले आप सबकी जो हेल्थ है, आपकी बॉडी है, उसके लिए भगवत गीता में लिखा है सात्विक भोजन। ये आप क्या खाते हो, क्या पसंद करते हो, वो जोमेटो से आता है कि कौन से उससे आता है। आप एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, हिसाब लगाना उसके साथ कितना कचरा आता है। अब 0 वेस्ट मेरा वर्ड लिख लेना अपने पास, उसका रोज ऑडिट अपना कर लेना रात को सोने से पहले। टाइम कितना वेस्ट किया, कचरा कितना किया, 0 प्लास्टिक, बिस्लरी की बोतल, हर चीज में। तो एक बात यह है, बॉडी को अच्छा खिलाना, इससे अच्छा काम देना। If one wins, remaining lose, right? So my point is that not to be a pessimistic or not to go towards the reverse gear of life, but my point is that let's always have this acumen that we can lose sometime, and let's have the patience, tenacity to face that lose also. I feel that the real victory in life is not just about the number of awards and accolades. I congratulate all of you though you receive, but about how much you evolve along the way. So do not afraid to make mistakes. Let's not forget about success or failure. The reward of success is the opportunity to keep doing good work and keep doing the work which we enjoy. Do not disappointed by failure, burdened by perfection, or very important, intimidated by greatness or success. I hope the first 2 rows, they will make sure they will not be intimidated beyond today. Just party today and see where else you can go from there. I also believe that as individuals, as professionals, we should learn how to get things done for the betterment of surroundings and our environment. This was also repeated by many great personalities. Recently, one former American president, just 2-3 weeks back, in his interview, he mentioned, I'm quoting him, what I always looking for is, no matter how small the problem or how big it is, somebody who says, let me take care of it, right? I mean, I'm sure in this convocation also, there are many volunteers, faculty colleagues, and of course, students. I'm sure you have been given some responsibilities, but there will be few who has told the principal madam or your faculty, ma'am, I will do it. Let me take care of it. आप हर काम को बिल्कुल अगर समय से करते हैं तो आपके हर काम करने के लिए पर्याप्त समय है। और अगर आप लाइफ में अनुशासित नहीं हैं, if you are not disciplined in your life, if you don't know how to finish your work within time, आपको हमेशा समय का संकट रहेगा। So this is another lesson कि भाई भगवान ने तो हमारी जिंदगी तय कर रखी है। That's not in our hand. But whatever time has been given by God, उसको तो कम से कम एक व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से, और कितना ज़्यादा ऑप्टिमल यूज़ उसका हो सकता है उसको करें हम।
each one of us sitting here who are graduating today, you will have a working life of 40 to 50 years, which means you will be working till the age of 65, 70. And in this working life that you see, you would have at least 7 or 8 different careers. Because half-life of technology, they say today, and our esteemed Vice Chancellor is here with us, he will bear witness to what I am saying. The half-life of technology today is anywhere between 2 to 4 years, which means by the time we graduate, we are half obsolete. And the industry today is ruthless. They want thinkers, they want performers, they want 21st century graduates who will come up with out-of-box thinking, who will present higher order thinking skills, who will be able to solve difficult problems. Not only solve problems, but come up with alternative solutions, be innovative in their approach. It's simple to be innovative. We have to be simple in our approach. कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, अगर आपके अंदर उत्साह है आप आगे बढ़ते चले जाओगे. That is why one philosopher called Henry David Thoreau, he said, you may lose everything in life but your enthusiasm, and you will gain it all again. But that person who loses his enthusiasm is truly bankrupt. संसार में बूढ़ा वही है जो अपने enthusiasm को outgrow कर गया है. अगर माइंड मैनेजमेंट करना है तो समझना पड़ेगा अपने को उत्साहित कैसे करे. मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, बड़ी शातिर है दुनिया, बहाना ढूंढ लेती है. देखिए, आपने जो भी कुछ काम किया होगा ना, आपका एक ब्रांड ऑलरेडी बन चुका होगा. दुनिया ने कोई बहाना ढूंढ लिया होगा आपको एक विशेष तरह से ब्रांड करने का कि यार ये तो 65% वाला बंदा है, इसकी औकात नहीं, इसके आगे जाएगा, ये बेकार है यार, डम है, ऐसा है वैसा है. द वर्ल्ड ब्रांड्स अस. मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, बड़ी शातिर है दुनिया, बहाना ढूंढ लेती है. हकीकत जिद किए बैठी है चकनाचूर करने को. हर आंख है कि फिर भी कोई सपना सुहाना ढूंढ लेती है. समझ न पाई है दुनिया मसल्लत मंसूर की अब तक, जो सूली पर भी हंसना मुस्कुराना ढूंढ लेती है. मुश्किल दिन आएंगे यार पार्टनर्स, डोंट ब्रेक डाउन. न कमाई है चिड़िया की, न कारोबार है कोई, ये फकत हौसले से आबोदाना ढूंढ लेती है. उठाती है हर कदम पर जो खतरा डूब जाने का, वही कोशिश समंदर से खजाना ढूंढ लेती है. और जुनू मेरा बचाता है मुझे राहों में भटकने से. अगर आप पैशनेट हो ना तो कभी नहीं भटकोगे. जुनू मेरा बचाता है मुझे राहों में भटकने से. मेरी दीवानगी अपना ठिकाना ढूंढ लेती है. अगर आप अपनी कामयाबी को लेकर दीवाने हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आईपीएस एकेडमी ये मेरा परिवार है. आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद मैं जब भी आऊंगा तो इस अमेजिंग यंग बैच के बारे में मुझे बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बहुत कामयाबी की कई सारी दिलचस्प दास्तानें सुनने मिलने वाली हैं. और इन दास्तानों के लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं. और अगर आप आईपीएस एकेडमी में हो तो मुझे लगता है फिर जरूर मिलेंगे. विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. चैंपियंस, यू हैव अ रॉकिंग टाइम अहेड. थैंक यू. Ladies and gentlemen, never ever pick any indulgence that exercises more right on you than yourself. Never. हाँ, लोग होते हैं जो मुझसे कहते हैं, सर, a friend in need is a friend indeed. A real friend is someone who can be with you in your troubles. No, my son. A real friend is not someone who can be with you in your troubles. A real friend is someone who can digest your success without getting jealous. और एक बहुत बड़ी बात मैं जो आपसे कह रहा हूँ, जो कि शायद आपको सफल और असफल बनाने में एक बड़ा योगदान देगी, वो है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन. जिस बच्चे ने जीवन में समय का प्रबंधन सीख लिया, उसको बड़ा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता. कितने समय आप उठते हो, कितने समय सोते हो, एंड हाउ डू यू प्लान योर डे व्हेन यू वेक अप, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस.
एक सफल और असफल व्यक्ति के अगर जीवन में अंतर अगर आप देखेंगे तो जो समय का प्रबंधन है वही आपको सफल या असफल बनाता है, और आगे का जीवन भी यही तय करेगा कि आप कितने बेहतरीन तरीके से अपने समय का सदुपयोग करते हैं। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या आप अपने सपनों को पूरा करने का जुनून रखते हैं कि नहीं रखते हैं। सपने सब कोई देखता है, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, लेकिन कोई अपना सपने पूरे कर पाता है और कोई अपने सपने नहीं पूरे कर पाता। मैं आपको बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। द डे व्हेन आई एंटर्ड इन द चैम्बर ऑफ वाइस चांसलर ऑफ RGPV, on that very day I decided I will be the next vice chancellor. So it's like that, you dream something and you get it, and then you have to work for it. आपको प्लान करना पड़ता है कि how do you going to achieve that particular motive, आप उसको achieve कैसे करेंगे। We never say we want to be happy always, we want pleasure, ये दिल मांगे more and more, because the happiness is the intrinsic quality of the soul, आत्मा का मूल स्वभाव है खुश रहना। हम कभी भी दुखी रहना नहीं चाहते हैं। And actually we seek 4 kind of happiness, हम 4 प्रकार के सुख की तलाश में रहते हैं। First one is the sensual happiness, जो बॉडीली लेवल पे मिलता है। दूसरा मेंटल हैप्पीनेस, जो मन के स्तर पर मिलता है। थर्ड वन इज द इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस एंड फोर्थ वन इज द स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। बाहर की दुनिया में और डिजिटल दुनिया में अंतर इतना है कि मैं आपको मैडम को कुछ अपशब्द कहकर मुकर सकता हूं, डिनाई कर सकता हूं कि दिस एक्ट ऑफ माइन इज नॉट एक्चुअली डन बाय मी और इट वाज नॉट एट ऑल माय इंटेंशन, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं, हम 2 ही थे उस समय पर, या कोई तीसरा व्यक्ति था वो भी बोला मैंने दूर से ढंग से सुना नहीं, या उनको सुनने की तकलीफ हो सकती है। लेकिन डिजिटल एविडेंसेस विल बी नॉट डिलीट और वैनिश्ड कंप्लीटली। जो भी आपने लिखा है वो सदा के लिए व्हाट्सएप पे, सदा के लिए फेसबुक के मैसेंजर पे, सदा के लिए ईमेल पर रह जाता है। वो सर्वर पे एक कॉपी रहती है। वन और अनदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी विल फाइंड एंड कॉट यू, पकड़ ही लेंगे आपको। ये उसी तरह से है कि कोई कॉल सुनने के बाद या किसी को कॉल लगाने के बाद मैंने डायल कॉल में से अपना फोन नंबर डिलीट कर दिया, डायलिंग नंबर, समझो रिसीविंग वाले से भी वो डिलीट हो गया, तो मैं बोलूंगा मैंने इसको कॉल ही नहीं लगाया, लेकिन इस व्यक्ति की कॉल डिटेल रिकॉर्ड टावर पे है मेरे पास कि इतने बज के इतने मिनट में इसने इतनी देर बात करी। तो वो अगर 20 बार उसने कॉल लगाया तो 20 बार का रिकॉर्ड है वहां पर। तो यहां पर भी है कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो भी आप टाइप करते हो वो रिकॉर्ड होता है, सर्वर पे उसकी एक कॉपी रह जाती है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जब मांगती हैं तो ये सारी कंपनीज डेटा देती हैं, देने को बाध्य हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है इस बार 2024 में, उसकी थीम क्या है? चलिए, उसकी थीम है इंस्पायर इंक्लूजन, अर्थात समावेशन को बढ़ावा दिया जाए। किसके समावेशन की बात हो रही है? आप सभी समझ गए होंगे, महिलाओं के समावेशन की। तो हम कोई भी बात शुरू करने के पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आपको किसी के लिए अपने आप को ना तो साबित करने की ज़रूरत है, ना सिद्ध करने की ज़रूरत है। आप जैसी हैं वैसी ही रहिए, यही आपका सबसे बड़ा सशक्तिकरण है। किसी भी इंसान को सशक्त तभी माना जाता है जब वह अपनी इंडिविजुअलिटी, जो उसकी वैयक्तिकता है, उसे वह संभाल कर रख सके। आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा हार्श होने की, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुदरत ने आपको जैसा बनाया है आप वैसे रहिए, आप में बहुत ताकत है, अपने आप को समझिए। हमारे देश के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध नारा था, बताओ क्या? तुम मुझे खून दो। अब जब आप कॉलेज में आते हो ना बेटा, तो कॉलेज आपसे यह मांगता है कि यार आप मुझे सिंसेरिटी दो, मैं आपको ग्रेट करियर दूंगा। महिलाएं किसी भी स्थिति में ये ना सोचे कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं सकते। किसी भी परिस्थिति में कोई परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। कोई भी परिस्थिति, आप पानी हो, अपना रास्ता बना लोगे। यदि आपने सोच लिया कि मुझे बढ़ना है, आपने सोच लिया कि मुझे करना है, तो कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती। आप अपना रास्ता बना लोगे और मंजिल तक पहुंचोगे, ये निश्चित है। कई बार जीवन में हमें लगता है हम नहीं पहुंच पा रहे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कई बार सफ़र में कुछ ठहराव भी आते हैं। ब्लाइंड भी खोल सकता है, माइनर भी खोल सकता है, हर एक के अपने थोड़े नियम है। इलिटरेट होगा तो अंगूठा लगेगा, दाएं हाथ का लगेगा कि बाएं हाथ का लगेगा, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। इतने डिटेल में हम आपको नहीं बताएंगे अभी। बाकी फॉर द प्रेजेंट दिस इज सफिशिएंट दैट इलिटरेट्स कैन ओपन द अकाउंट, ब्लाइंड्स कैन ओपन द अकाउंट,
माइनर 18 ईयर्स, 14 ईयर्स, 10 ईयर्स। माइनर हम अदरवाइज 18 ईयर्स का बोलते हैं, पर कुछ कुछ कैटेगरीज के अकाउंट में 10 ईयर्स भी है, 14 ईयर्स भी है, 18 ईयर्स भी है। जब कैटेगरी वाइज डिटेल में जाते हैं तो हमको यदि वास्तव में बैंक काउंटर पे बैठे हैं, खोलना है, तो हमको मालूम हो। What is creativity? Please, can anybody say? What is creativity? Yeah. More? One more? There are 2-3 things are there in creativity. Research and development is also creativity. Invention is a creativity. There are a lot of things are there in creativity. So there are 3 ifs to improve your creativity. First if I change my object system as per social need, and I should change the object or system as per social need. Social need is important in my product. If I am giving some product to the society, industrial product, then social need is must. अगर किसी को जरूरत ही नहीं और हम बनाए जाएंगे, साबुन बना दिया हमने और वो क्वालिटी का नहीं बनाया, तो वो सोसाइटी को जरूरत ही नहीं, तो वैसी इंडस्ट्री क्या चलेगी? नहीं चलेगी। If what would I improve, I should have लॉन्गर पीरियड। अगर मैंने कुछ इंप्रूव किया है तो इट शुड बी फॉर ए लॉन्गर पीरियड, मतलब और भी मैं एक्सेल करता जाऊं, और एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स, ताकि पर तब तक कोई ट्रेंड फैशन कुछ चेंज हो गया है तो मेरे को 10 साल तक का तो मेरा प्रोजेक्टेड, मतलब मेरा इंडस्ट्री को करना ही पड़ेगा, बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को। फर्स्ट चीज तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो इंडस्ट्री है वो स्टेट मैटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैटर नहीं है इंडस्ट्री। जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बेसिकली इट इज़ ए नोडल मिनिस्ट्री। मेन जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है वो लोग करते हैं, बाकी जो भी काम है वो स्टेट लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल पे कुछ भी नहीं होता है। सेंट्रल लेवल में ओनली गाइडेंस का काम होता है कि क्या करना है, नहीं करना है। एंड जो डिफरेंट पॉलिसीज हैं स्पेशली एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए, वो बनाई जाती हैं स्टेट के द्वारा, मेजर पॉलिसी के अलावा। यदि आप बेक में जाएंगे इंडिपेंडेंस के बाद, तो 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल स्केल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए फोर्ड फाउंडेशन की हेल्प से एक डिपार्टमेंट बनाया। सीडो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का पार्ट होता था, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो 1955 उस जमाने में क्या था, टेक्नोलॉजी थी जो बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल थी। फॉर एग्जांपल किसी को मान लिया ट्यूब्स बनाना है, शूज़ बनाना है, या पीवीसी पाइप्स बनाना है, बेल्ट्स बनाना है, या रेडीमेड गारमेंट के प्लांट्स लगाना है, तो टेक्नोलॉजी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। तो वो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट के रूप में एक सेटअप किया गया था ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट्स में। तो अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए, ऐसे कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने आईपीसी मींस इंडियन पिनल कोड पहले से पढ़ा हुआ है? सो बेसिकली इंडियन पिनल कोड का आइडिया क्या है, मैं आपको जस्ट एक समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हम किसी एक्ट को जिस माइंडसेट के साथ करने का थॉट प्रोसेस बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? इंटेंशन कहलाता है। बोले सर हमें करने ही नहीं टेररिस्ट एक्ट, हम क्यों बताएं? हाँ, ध्यान से सुनना। इंडिया में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक लोकल पुलिस ऑफिसर होते हैं जिसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलते हैं, अन्वेषण अधिकारी बोलते हैं। दूसरा एसआईटी बनाई जाती है जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, स्पेशल टास्क फोर्स जो बनाई जाती है। इसके बाद सीबीआई का नाम तो सुन ही रहे होंगे, हाँ जानते हो ना? हाँ। और इसके बाद एक और होती है जिसका नाम होता है एनआईए। ठीक है, एनआईए क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। यूएपीए के अंदर जो जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं उन सब में इन्वेस्टिगेशन करने के पावर किसके पास होते हैं? एनआईए के पास होते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन सीआरपीसी के अंदर या फिर अगर आप कहां पर भारतीय न्याय संहिता के अंदर आप किसी केस को रजिस्टर्ड करते हो तो उनमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होगी या उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के पावर किसके पास होंगे? आपके लोकल पुलिस ऑफिसर के पास पावर होंगे। ये डिफरेंस है, इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस आया। चलिए, सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया हमने। पूरे पिनल कोड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3। फर्स्ट, आवाज नहीं आ रही, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पनिशमेंट। वेरी गुड। बताइए कॉन्सेप्ट में क्या क्या चेंजेस हुए? ट्रांसजेंडर और चाइल्ड, देन अबेटमेंट, देन क्या था? पनिशमेंट। ठीक है ना?
पनिशमेंट में क्या चेंज हुआ? कम्युनिटी सर्विस। पनिशमेंट में क्या चेंज हुआ? कम्युनिटी सर्विस। क्लियर हुआ? चलिए, फिर इसके बाद हम किस कैटेगरी में आते हैं? ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। ऑफेंस में सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले क्या देखा? रेप। सेकंड, थर्ड स्नैचिंग, फोर्थ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, फिफ्थ और लास्ट। चलिए ठीक है, थैंक यू। कोई एक्ट ऑफेंस है या नहीं है ये बताएगा इंडियन पिनल कोड। उस अगर वो ऑफेंस है तो उसकी कितनी पनिशमेंट है ये बताएगा आपको इंडियन पिनल कोड। एंड द मेन टॉपिक जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इस इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट बेसिकली आपको बताता है एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स के बारे में, अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, अबाउट मेनी थिंग्स, है ना। सो दीज 3 एक्ट्स दे आर इंटरकनेक्टेड। देखो, अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट को देखोगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखोगे, तो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। देखोगे अगर आप तो कुछ प्रोविजंस को आपने क्या किया है, बस आपने कुछ डिडक्शंस किए हैं जो प्रोविजंस आज की डेट में नीडेड नहीं थे। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। रेलेवेंट फैक्ट, अगर आप जनरल डेफिनेशन देखोगे रेलेवेंट फैक्ट की, तो रेलेवेंट फैक्ट मतलब ऐसे फैक्ट जो आपस में जुड़े होते हैं, which are connected in any of the ways जो ways आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए हुए हैं। है, और फिर कुछ ऐसे अपराध भी होते हैं जो बाकायदा गैंग बनवा के करवाए जाते हैं। इस चीज़ को आप एज ए लॉ स्टूडेंट समझिए कि अगर किसी से आपको अपराध करवाना है तो किसी बड़े अपराधी को आप लेंगे ना, तो बड़ा अपराधी क्या करेगा? बड़ा पैसा मांगेगा और फिर क्या करेगा? उसको सज़ा भी बड़ी होगी। जबकि जुवेनाइल क्या करेगा? छोटा है, डिमांड भी कम है और सज़ा भी कम है। ऐसे गैंग्स चल रहे हैं इंदौर में। हमें बहुत उसको हम लोग सोचते हैं कि इस तरह के बच्चों को कैसे निकालें, क्योंकि वो करवाते हैं इस तरह के। इवन फैमिलीज़ करवाती है कम्युनिटी में अपराध कि ये इस तरह का, जैसे छोटे बच्चा, एक नन्हा सा बच्चा, उसको ट्रेनिंग दे दी कि शादी पार्टी में तैयार होकर जाना है, थोड़ा घूमना है, वॉचिंग करना है और धीरे से बैग उठा के भाग आना है। अब क्या कर लोगे आप उसका? कुछ नहीं कर सकते। तो ये सभी चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, और इसका सबसे पहला हल तो शिक्षा ही है। तो हमारे पास जो बच्चा आता है ना, हमारी कंपलसरी हम सबसे पहले उसकी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अगर बच्चे ने आधी पढ़ाई छोड़ दी है तो पूरी पढ़ाई करवाएंगे, उसको हम कम्युनिटी की काम में लगाते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे ने एक्सीडेंट कर दिया तो उसकी सज़ा ये होती है कि वो 1 महीना चौराहा पे खड़े होकर और वो ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक ठीक करवाएगा। अब उसकी वॉचिंग कौन करेगा? उसकी वॉचिंग थाने में होती है, रेगुलर फॉलो होता है ये बच्चा जा रहा है कि नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं तो उसकी पढ़ने की व्यवस्था गवर्नमेंट करवाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनाथ होते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं तो उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था गवर्नमेंट करवाती है। ये जेजेबी के थ्रू होता है सारा चीज़ें, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जेजेबी इसका शॉर्ट फॉर्म है। कि इसमें नागरिकों के लिए 2 प्रमुख प्रावधान किए गए। वन वॉज फंडामेंटल राइट्स, द अदर वॉज फंडामेंटल ड्यूटीज़। यानी नागरिकों के लिए मूलभूत अधिकार है। उसमें ABCD किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, आपका फंडामेंटल राइट छीनने का अधिकार किसी दल की सरकार को कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक बात का मित्रों ध्यान हमें सदैव रखना है कि इफ़ यू विश टू एंजॉय फंडामेंटल राइट्स, यू डिज़र्व टू डू सो ओनली व्हेन यू फुलफिल योर फंडामेंटल ड्यूटीज़। जब आप अपने मूलभूत दायित्वों का पालन करेंगे तभी आपको अधिकार होगा कि आप मूलभूत अधिकारों का उपयोग करें। तो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे बोथ गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि ड्यूटी है क्या। पालन तो तब करेंगे भाई जब आपको पता होगा ना कि मेरा ये कर्तव्य है। तो इसलिए मेरा विनम्र सुझाव आप सबके लिए है कि बेटर रीड योर कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप किसी परिवार में रहते हैं, उस परिवार के बारे में किसी ने कुछ भी जानकारी मांगी, आप तुरंत देने की स्थिति में है कि नहीं है? ठीक वैसे ही आप इस देश के नागरिक हैं, तो देश का संचालन जो होता है वो संविधान के द्वारा होता है, और हम देश के नागरिक हैं और हमें अपने ही संविधान की जानकारी नहीं हो, इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति हो नहीं सकती। ये अनोखा काम किया इन्होंने, कैसे ये साध लिया और ये फिंगरिंग का ऐसा किया कि वो
और सोच नहीं सकते किस स्पीड में जाते थे, मतलब बोल भी नहीं सकेंगे आप सब, तो वो कुछ अनोखी चीज़, कुछ स्पेशल चीज़, कुछ डिफरेंट कुछ करके उन्होंने उसी चीज़ की अच्छी सी प्रैक्टिस की और वो साधना की वजह से वो स्पेशलाइज बात हो गई। जैसे एक हुए लतीफ़ खान साहब दिल्ली के थे, दिल्ली घराना, तो तातिटे तातिटे वो 2 उंगलियों का तिट बजाते थे। उनका एक कायदा बड़ा फेमस था कि दातिटे 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 ना कहना तातिटे तातिटे दातिटे। अब तिटे 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 तिटे, अब कई तिटे तिटे करते हैं, तिटे किटे भी करते हैं, तो वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ पैदा कर देते हैं कि क्या बात है, लगता है कि यार अब वो क्या हुआ कि उनकी स्पेशलिटी बन गई वो। और हमारे देश का जो धरोहर है, परंपराएं, और आज के युवाओं का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। इसको बचा के रखना, जीवित रखना, उसको और भी उसको उज्जवल करना, और प्रचार प्रसार में यंगर जनरेशन जो युवाएं हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जी जान से ये प्रयास को जारी रखें। तो 3 ताल जितनी भी हमारे नाच के लिए जितनी भी तालें बनी हैं, ताल दादरा कहरवा तो खैर हम कर लेते हैं, लेकिन दादरा कहरवा असल में नाच की ताल नहीं है। हम लोग की नाच की ताल जो है वो शुरू होती है 9 मात्रा ताल बसंत से। 9 मात्रा ताल बसंत, फिर 10 मात्रा झपताल, आप लोग जानते ही होंगे, 11 अष्टमंगल, 12 एक ताल या चौताल, और 13 जैत ताल, 14 धमार, 15 पंचम सवारी, 16 तीन ताल, 17 शिखर और 18 मात्रा लक्ष्मी ताल जो हम करेंगे। लेकिन अगर आप प्लान करोगे, आज आप आपकी लाइफ के सबसे गोल्डन ईयर में, मैंने 4 कॉलेज पढ़े हुए हैं तो मुझे पता है कि यू पीपल आर इन द गोल्डन ईयर। ये सबसे बेस्ट टाइम है आपका लाइफ का, सबसे बेस्ट टाइम है। चाहे आपके पास जेब में पैसे हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम जी रहे हो अभी। यू कैन आस्क टू योर टीचर। सिर्फ आपको आपकी पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर आप एक विजन अपने माइंड में लेके आते, देन यू कैन रीच एनीवेयर। अगर आपने अपना विजन घर, गाड़ी, मोबाइल या फिर कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ बनाया हुआ तो वो विजन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना विजन आज से ही क्लियर कीजिए। कम से कम 10 सालों का विजन होना चाहिए। आप जिस एज में बैठे हो वो एक तरह से आपके लिए प्लस पॉइंट है। एज ए बीइंग ए स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी विज़न हो, किसी को IAS बनना हो, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना हो, किसी को IT कंपनी में जाना हो, तो मेक अ बिगर ड्रीम। एक बार आपने समझ लिया कि आपकी लाइफ में करना क्या है, और एक बार आपने अगर देख लिया कि यार मुझे कहाँ पहुँचना है, तो नोबडी कैन बीट यू। आप कहाँ छुट्टियों पे वैकेशन में जाओगे, मालदीव जाओगे या मांडू जाओगे, वो आपके ये 4 साल डिसाइड करेंगे। आप आईफोन लोगे या फिर नोकिया कुछ लोगे, ये 4 साल डिसाइड करेंगे। आप 5 BHK में रहोगे या 1 BHK में, ये 4 साल ही डिसाइड करेंगे। सो प्लीज़ प्लान इन दैट वे। एक लाइफ में एक ऐसा विज़न बनाइए जो आपको दूर तक लेके जाए। एंड इन दैट बजट, कभी आपने मार किया कि हमारी जो बजट होती है, आपका घर का बजट होता है तो कैसे जितनी आपकी इनकम होती है उतना ही एक्सपेंसेस करते हैं ना, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। और यदि ज़्यादा करेंगे तो आपको कहीं से बारो करना पड़ेगा फंड्स। हमारी कंट्री के बजट पे क्या होता है? क्या गवर्नमेंट उतना ही एक्सपेंडिचर करती है जितना उसकी इनकम है? नहीं, उससे ज़्यादा करती है। फिर बाकी फंड्स कहाँ से आते हैं? वर्ल्ड बैंक से बारो करते हैं। वर्ल्ड बैंक आपको बजट के लिए बारो फाइनेंस नहीं करेगा। वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करता है, वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करता है, IMF ऑल्सो फाइनेंस, बट दे सपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। हमारी कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंट हुई थी और तब से लेके आज तक आवर बजट इज ऑलवेज डेफिसिट बजट। हम 1 रुपये खर्च करते हैं, हमारी इनकम 50 पैसे 60 पैसे से ज़्यादा नहीं होती। तो इन दैट केस ये जो रिमेनिंग फंड्स है, जो डेफिसिट बजट है, उसके फंड्स कहाँ से आते हैं?
यानी एजुकेशन बर्डन बन जाती है। कई बार एजुकेटेड लोग जो है ना, वो अपने आप को सतह से ऊपर मानने लगते हैं, जमीन से जुड़े हुए नहीं, जमीन से जुदा। उन्हें आप छोटे छोटे काम अच्छे नहीं लगते। बेटा, इंसान बड़ा तब नहीं होता है जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाए, इंसान बड़ा तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लग जाए। वो छोटी छोटी बातें सही कर रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं, माँ बाप मुझसे पूछते हैं, टीचर्स मुझसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे अब स्ट्रगल क्यों नहीं करना चाहते। मैं बताता हूं क्यों स्ट्रगल नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने आपको स्ट्रगल करते वक्त खुश नहीं देखा। क्योंकि बेटा, जब आप इनिशिएटिव लेते हो ना, तो आपको सुख अंदर से आता है। सुख बाहर से कितने भी लाइक्स मिल जाएं, कितने भी कमेंट्स हो जाएं, कितने भी फॉलोज हो जाएं, कभी नहीं आ सकता। तुम्हें अपनी सोच नहीं, अपने सच पे ध्यान देना है। और आज मैं तुम्हें मोटिवेशन सिखाने नहीं आया, आज मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाने आया था, और वो था मोटिवेशन नहीं, बैलेंस। क्या था वो? बैलेंस। क्या था वो? बैलेंस। बेटा, जब सेम बात कृष्ण ने अर्जुन को कही थी, अर्जुन ने कहा था मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, बताओ भाई कैसे रहूं? तो उसने कहा था स्थित प्रज्ञ। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब? तो उन्होंने कहा था सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। यानी जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में बैलेंस्ड रह सके, वो युद्ध में जाके कुछ भी करे उसे पाप नहीं लगता। जब इसी श्लोक को अनवर जलालपुरी ने पूरी गीता को जब शेरों में ट्रांसलेट किया, तो इसी चीज के लिए उन्होंने कहा तवाजुन जो दुख सुख में कायम रखे, तबीयत हमेशा मुलायम रखे, मिजाज अपना जो मुस्तकिल रख सके, जो मौके पे काबू में दिल रख सके, है वो मोहतरम, गैर फानी वही है, दायम वही, जावेदानी वही। थैंक यू।